नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। शुरुआत करते हैं आज के बिहार के सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर से। जेडीयू में पार्टी लाइन से अलग प्रशांत किशोर और पवन वर्मा की बयानबाजी के बाद आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है, या यूं कहें कि साफ साफ ऐसे नेताओं को नसीहत दी है जो पार्टी लाइन से हटकर बयान देते रहे हैं। हालांकि पार्टी अब भी उन पर कार्रवाई से बच रही है। यूं तो चुनावी साल में सियासी चाल बदलते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी सियासतदान भी विरोधियों को मात देने वाली चाल में खुद ही फंस जाते हैं। चुनावी रणनीतिकार से सियासत में कदम रखने वाले प्रशांत किशोर की हालत भी इन दिनों कुछ ऐसी ही है। प्रशांत किशोर ने हाल के दिनों में पार्टी लाइन से हटकर कई ऐसे बयान दिए जो सियासत की लिहाज से पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं था। जेडीयू ने प्रशांत पर आंख भी तरेरी, लेकिन उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने इस बार खुद ही प्रशांत किशोर को नसीहत दी है। विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, भले ही वो हम लोगों की इज्जत न करें। ये उनका अपना निर्णय है, जहां जाना हो वहां जाएं, हमको कोई उस पर एतराज नहीं है। लेकिन आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जनता दल यूनाइटेड को समझने की कोशिश करिए। कुछ लोगों के बयान से जनता दल यूनाइटेड को मत देखिए। वहीं कांग्रेस की माने तो प्रशांत किशोर वही बोलते हैं जो सीएम नीतीश कुमार सोचते हैं, जबकि आरजेडी को इन दिनों प्रशांत की बातें अच्छी लगने लगी है। आज ही मैंने देखा कि कई नेताओं के बयान है कि पीके के ऊपर कार्रवाई होगी। तो अगर जेडीयू के अंदर कोई नेता सच्चाई को रख रहा है या जन भावनाओं का प्रकटीकरण करता है, तो नीतीश कुमार जी या उनके लोग ऐसे लोगों को निकालने की धमकी क्यों दे रहे हैं? या तो फिर नीतीश कुमार जी दोहरी बातें करते हैं। प्रशांत किशोर जी पर भी कार्रवाई करने की बात चल रही है, तो हम समझते हैं कि जो देश हित में बात करेगा उसको जदयू पार्टी से निकालेगी। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ में बोलेगा उसको पार्टी से निकालेगी। देश की जनता, बिहार की जनता सब देख रही है क्या हमको करना है। वो कहते हैं दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है। शायद इसलिए आरजेडी को प्रशांत किशोर की पार्टी लाइन से हटकर दिए गए बयान गुदगुदा रहे हैं। लेकिन अब सीएम नीतीश की नसीहत का प्रशांत किशोर पर कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब आपको सीएम नीतीश कुमार के इस नसीहत के मायने को हम समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल पार्टी के खिलाफ बोलने वालों पर उन्होंने साफ कर दिया है कि अब नरमी नहीं बरती जाएगी। जेडीयू में नीतीश कुमार का स्टैंड ही सबको मानना होगा। नीतीश कुमार ने यह बयान देकर साफ कर दिया है, नागरिकता कानून पर पार्टी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगी। ये सीएम नीतीश के आज जो बयान आए हैं उसके साफ साफ मायने हैं, और उन्होंने आज नसीहत देते हुए यह साफ कर दिया है कि नागरिकता कानून पर जो स्टैंड है वो रहेगा। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहते, इसीलिए आज उन्होंने नसीहत दी है। सत्ता में सहयोगी बीजेपी को नहीं करना चाहते हैं वो किसी तरीके से नाराज। विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, भले ही वो हम लोगों की इज्जत न करें। ये उनका अपना निर्णय है, जहां जाना हो वहां जाएं, हमको कोई उस पर एतराज नहीं है। लेकिन आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जनता दल यूनाइटेड को समझने की कोशिश करिए। कुछ लोगों के बयान से जनता दल यूनाइटेड को मत देखिए। तो नीतीश कुमार ने आज अपने बयान से पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया है, साथ ही नसीहत भी दे दिया। हमारे साथ रवि एस नारायण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरीके से इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उस तरीके से अब नीतीश कुमार के अगर इस बयान को देखा जाए तो उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी में किसी तरह का विवाद या किसी तरह का बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग पार्टी के मत से, पार्टी के स्टैंड से सहमत नहीं है, वो साफ तौर पर बाहर जा सकते हैं। जी बिल्कुल अलीम, और नीतीश कुमार के बयान से दो बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ गठबंधन बिल्कुल अटूट है और आने वाले दिनों में किसी भी ढंग की कोताही और किसी की पार्टी लाइन से हटकर दिए गए बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि लगातार बयानबाजियां जो है वो बढ़ती रही है। पहले बलियावी जो है उन्होंने एनआरसी को लेकर के बयान दिया
तब जबकि पार्टी सीए को लेकर के सदन में स्टैंड रख चुकी है, सबके सामने पार्टी कह रही है कि सीए के हम लोगों ने समर्थन किया है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुल के कहते हैं कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। उसके बावजूद अगर पवन वर्मा और प्रशांत किशोर लगातार ट्वीट कर बयानबाजी अगर करते हैं तो ऐसे में नीतीश कुमार को सामने आना पड़ता है। उन्हें पता है कि आने वाले जो चुनावी साल है उसमें फिर बयानबाजियां अगर ज़्यादा बढ़ती है तो पार्टी के अंतर गतिरोध ज़्यादा बढ़ेगा। इससे पहले कि कोई और कुछ बोले, पिछले दिनों हमने देखा था कि वशिष्ठ नारायण जो हैं उन्होंने लहजा तल्ख किया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी लाइन से अलग हट करके किसी को बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन चलिए रवीश नारायण, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे जुड़े हुए हैं और इस खबर पर जो बातचीत है वो हम करते रहेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि जेडीयू नेता और मंत्री नीरज कुमार ने सीएम के बयान का समर्थन किया है, उनके बयान को स्वागत भी किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश और दुनिया के अंदर में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि राजनीति के साथ सामाजिक सरोकार के रूप में जाने जाते हैं। वो कौन सी बहस करेंगे, इसलिए हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं। हमारे जैसा एक कार्यकर्ता और हमारी पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष इतना सक्षम है जो राजनीति में सामाजिक जकड़न को तोड़ता हुआ हम नया बिहार के सृजन के रास्ते में है, वो बहस कर लेगा उनसे। देखिए, सबका फैसला तो नीतीश कुमार को लेना है। इसके पहले जो प्रशांत किशोर को लेकर विवाद पैदा हुआ था उसमें प्रशांत किशोर बुलाए गए थे, नीतीश कुमार ने बुलाया था, 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। बाहर निकलने के बाद प्रशांत ने बताया कि हमने इस्तीफा का पेशकश किया था, उन्होंने कबूल नहीं किया। इसका कोई बहुत माने नहीं है। जो फैसला करना होगा नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश कुमार की पुरानी आदत है नौटंकी करने की, वो नौटंकी कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेडीयू से गठबंधन धर्म का पालन करने को कहा है और कहा कि अगर गठबंधन धर्म का पालन नहीं होगा तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा। भाषा की संयमता, गठबंधन धर्म में कैसे प्रयोग किया जाए, और हमारे नेता इसे अनुशासन से भी जोड़ के देखते हैं। चाहे पवन कुमार हो, पवन जी हो, चाहे प्रशांत जी हो, जो शब्द बोला है ये गठबंधन की मर्यादा को तार तार करने वाला है। और इधर नीतीश कुमार की नसीहत पर पवन वर्मा ने सफाई दी है। उन्होंने शुभकामना देने के लिए सीएम का धन्यवाद देते हुए सवाल किया कि सीएम बताएं कि उनकी विचारधारा क्या है। आग्रह तो उनसे यही था कि विचार विमर्श के बाद पार्टी में वैचारिक स्पष्टीकरण हो, क्योंकि पार्टी कुछ ऐसे निर्णय ले रही है जैसे कि अब तक हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ बिहार तक सीमित था, अब हमने उसको एक विस्तार दे दिया है दिल्ली में। क्या ये वैचारिक स्पष्टीकरण के बाद किया गया है कि नहीं? आखिरकार बीजेपी की इतनी पुरानी सहयोगी पार्टी जैसे अकाली दल है, उसने भी वैचारिक क्लैरिटी के बेसिस पर कहा कि हम बीजेपी के साथ दिल्ली में गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि सीए पर हमारी उनसे कुछ अलगाव है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश नारायण लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, सीएम ने नसीहत दी और सीएम के नसीहत के बाद से पवन वर्मा ने यह साफ कर दिया और सवाल भी उठा दिया है कि नीतीश कुमार की विचारधारा दरअसल में है क्या, ये साफ करें। देखिए, एक बात तो साफ है कि जदयू पार्टी जो है वो नीतीश कुमार से जानी जाती है और नीतीश कुमार ने जब कोई बात कहते हैं तो वो अकाट्य हो जाता है। जनता दल यूनाइटेड में सबको मानना अनिवार्य है, उसमें कोई बहस की जगह रह नहीं जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को आखिर सामने आकर के अलीम क्यों कहना पड़ा। अभी देखिए, चुनावी साल हैं, अभी आने वाले दिन में जिस ढंग से बयानबाजियां होती रही हैं, कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे सीटों का बंटवारा होगा, सीटों को बंटवारे को लेकर के टसल आ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी ना हो, आपसी गठबंधन स्मूथली ढंग से चलता रहे, सीटों का बंटवारा भी बहुत अच्छे ढंग से हो, उससे पहले कोई किसी ढंग का बखेड़ा जो है वो पार्टी में खुद नहीं खड़ा होने देना चाहते हैं। यानी कि ये मानना आ जाए कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि किसी भी तरह का बखेड़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आप सीएम नीतीश कुमार की नसीहत और प्रशांत किशोर के विरोध के बीच जरा सियासत को समझिए।
कि क्या प्रशांत किशोर शत्रुघ्न सिन्हा की राह पर हैं? बीजेपी में रहते हुए केंद्र सरकार पर उठाते रहे सवाल और प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के फैसले पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो उन पर बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि पार्टी उन्होंने खुद छोड़ दिया। प्रशांत किशोर पर भी जेडीयू कार्रवाई नहीं करेगी, क्या वो खुद पार्टी छोड़ेंगे? ये तमाम सवाल है जो इस पूरे प्रकरण के बाद से इस पूरे सियासी उठापटक के बीच उठ रहे हैं। तो पहले यहां पर प्रशांत किशोर का बयान, उसके बाद पवन वर्मा का बयान और अब सीएम नीतीश कुमार की नसीहत के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या नसीहत के बाद जो बड़बोले नेता हैं वो चुप रहेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार का बयान इस तरीके से आता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने नसीहत दी है उसके बाद कई सवाल हैं कि क्या पार्टी के खिलाफ बयान देने से अब जेडीयू के कुछ नेता बचेंगे? क्या नीतीश की नसीहत के बाद सब कुछ शांत होगा? क्योंकि साफ साफ उन्होंने पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है, और अगर बयानबाजी जारी रही तो सवाल यह भी है कि क्या पार्टी कार्रवाई करेगी? तो बड़े सवाल हैं जो हम लगातार पूछ रहे हैं कि क्या अब इस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं पार्टी के स्टैंड पर किसी भी मुद्दे को लेकर, तो क्या अब सीएम नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस नसीहत के बाद से अब सीधे कार्रवाई होगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त पटना से, जहां के एसके पुरी थाना के सामने स्कूली छात्रों ने हंगामा किया है। छात्रों का आरोप है कि आए दिन स्कूल में बदमाश घुस आते हैं। बदमाशों ने कुछ दिन पहले स्कूल में घुसकर छात्रों से मारपीट भी की थी। यही नहीं, बदमाशों ने स्कूल में तोड़फोड़ भी किया था, जिसके बाद अब स्कूली छात्रों का गुस्सा भड़का है और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो जिस तरीके से स्कूली छात्रों का गुस्सा यहां पर देखने को मिला है, पटना के एसके पुरी थाने इलाके की यह घटना है। क्या कुछ है पूरा मामला, जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ है और आखिर क्यों गुस्से में है स्कूल के ये छात्र? देखिए, वाकई में ये हैरान कर देने वाला वाकया है हलीम। सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे स्कूली बच्चे, देखिए इनकी उम्र क्या है। ये छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए हैं और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, गुंडागर्दी के बीच पढ़ाई कैसे। ये जो बैनर पोस्टर है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चे गुंडों से आतंकित हैं। गुंडे जो है कल इनके स्कूल में घुस गए थे काफ़ी संख्या में। इनकी संख्या तकरीबन 2 से 3 दर्जन बताई जा रही है और छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया है। स्कूल के टीचर जो है, महिला टीचर, उनका आरोप है कि उनके साथ पिटाई की गई है। दरअसल ये मामला कुल मिलाकर लैंड डिस्प्यूट का है और इसके बाद जो असामाजिक तत्व है वो घुस गए थे। और सबसे बड़ी, दरअसल ये जो बच्चे उतरे हैं सड़कों पर, ये पटना पुलिस के खिलाफ उतरे हैं। इनका आरोप है कि बगल में एसके पुरी थाना है और वहां से यहाँ की दूरी महज 5 मिनट का फासला तय करने में लगता है, लेकिन एसके पुलिस को आने में 2 घंटे लग गए। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पटना पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। जो छोटे छोटे बच्चे, उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या हुआ था स्कूल में, क्या हुआ था? कल हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, मतलब कि हम लोग का क्या सरस्वती पूजा का आने वाला है, तो उसका हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे थे और अचानक से हुआ कि यहाँ से मतलब कि आवाज़ आया बहुत। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं वो भी तोड़ दिया गया है और मतलब कि पत्थरबाजी भी हो रही थी और पूरा वो बांस से पूरा वो सब तोड़ दिया गया था। हम लोग क्लास में प्रैक्टिस कर रहे थे और जैसे ही हम लोग को आवाज़ आई, फिर हम लोग की मैम बोली कि पूरा दरवाजा ये सब बंद कर दे, तो हम लोग ने दरवाज़ा बंद किया। क्योंकि मतलब कि पूरे जो गुंडे सब थे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और गेट जो हम लोग का है वो उसको भी पूरा मतलब कि धक्का दे रहे थे। डर लग रहा था उस वक्त? हाँ, बहुत। स्कूल में घुसकर क्या मारपीट की उन लोगों ने? मारपीट, टीचर लोग को मारा गया है, ये सब, और ऊपर पत्थर भी फेंका गया है। डर लग रहा था उस वक्त? हाँ। तो देखिए अलीम, ये बच्चे हैं जो बता रहे हैं और देखिए स्कूल के जो संचालक हैं उनकी स्थिति देखिए। ये इनके हाथ में देखिए चोट आई है, इनका चश्मा जो है वो टूट गया है और एक हाथ में इन्होंने कपड़ा पकड़ा है। इस कपड़े में देखिए खून के धब्बे हैं। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना के एक पॉश इलाके में, एसके पुरी थाना क्षेत्र है ये, और वहां पर एक स्कूल में क्या हुआ। अगर बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं होंगे, जो महिला टीचर हैं वो बता रही थी, क्या हुआ था? आप लोग के साथ भी मिसबिहेव किया गया था? मिसबिहेव किया गया, धक्का मुक्की मारा गया, अपशब्द बोला गया और दावा भी ये कर रहे थे कि करिए ना, पुलिस को फोन करिए ना, आने वाले नहीं है वो लोग। और पुलिस आई भी नहीं समय पर? नहीं, 1.5 घंटा 2 घंटा लगभग लग गया।
आपके साथ मिसबिहेव किया गया? धक्का धुक्की। आप लोग जाइए, आप लोग हटिए यहाँ से, आप लोग से हम लोग नहीं बात करना चाहते हैं, हटिए आप लोग यहाँ से। ये देखिए एक छोटी सी बच्ची है, ये अपने हाथों में बैनर लिए हुए कह रही कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाकई में जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि कल स्कूल में क्या हुआ है और ये शर्मसार कर देने वाली घटना है पटना पुलिस के लिए भी। अब स्कूल कैसे चलाएंगे यहाँ पर आप लोग? स्कूल तो चला रहे हैं शांतिपूर्वक, हम लोग झंझट चाहते नहीं है, लेकिन वो लोग गुंडा लेकर के आया और हंगामा की मारपीट किया। बच्चों को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? पटना पुलिस 2 घंटे बाद आती है। सुरक्षा नहीं देगी, हम ही लोग जहाँ तक हो पा रहे हैं सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? बच्चों को भी चोटें आई हैं, बच्चे बता रहे हैं। चलिए संजय, बड़ा सवाल यही है कि क्या अब पटना में ये बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं? क्योंकि जिस तरीके से पूरा वाकया है वो बड़ा चौंकाने वाला है और पुलिस की जो भूमिका है वो भी सवालों के घेरे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देवघर के देवीपुर में प्लास्टिक पार्क के निर्माण पर ग्रहण लगना मानो शुरू हो गया है। देश के 500 प्लास्टिक पार्क के निर्माण से पहले ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्लास्टिक पार्क के निर्माण कार्य को रोक दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह महज नाम की योजना है। ग्रामीणों का कहना है कि काफी दिनों तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से भूमि अधिग्रहण के मुताबिक जमीन उनकी हो चुकी है। ग्रामीणों ने अब नए तरीके से पार्क निर्माण के लिए जमीन देने की मांग की है। और खबरों का सफर लगातार जारी है। हम आपको आगे दिखाएंगे दानापुर की बेटी और इटली आशियाना। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। निर्भया के दोषियों से अंतिम इच्छा पूछी गई है। चारों गुनाहगारों को नोटिस दिया गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने यह नोटिस जारी किया है। फांसी से पहले किससे करना चाहते हैं अंतिम मुलाकात? अगर कोई धार्मिक किताब पढ़ने की इच्छा है तो क्या इच्छा है? उनके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो वो किसे ट्रांसफर करना चाहते हैं? 1 फरवरी को आपको बता दें कि निर्भया के चारों दोषियों को फांसी होनी है और इसको लेकर अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने नोटिस जारी किया है और उनकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा है। और इधर कटिहार में शादी समारोह में एक हर्ष फायरिंग का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो कोड़ा थाना इलाके से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कटिहार पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हर्ष फायरिंग के साथ साथ इस वीडियो में एक और आदमी को अत्याधुनिक पिस्टल के साथ देखा जा रहा है। पुलिस इस वीडियो के आधार पर उस शख्स की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए जांच शुरू कर चुकी है। मामला संज्ञान में लाया गया और हमें और उसका वीडियो भी मिला है। हम लोग इसकी जांच करा रहे हैं कि कब का वीडियो है, कहां का वीडियो है, और आप लोग भरोसा रखिए कि इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं और जिन लोगों ने भी अवैध काम किया है उनके विरुद्ध निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रोहतास में चोरों ने हत्या की है। महिला की गोली मारकर हत्या कर दी है। चोरी का विरोध महिला कर रही थी। दरअसल एक घर में चोर चोरी के नियत से घुसे, उस दौरान इस महिला ने विरोध किया और उसके बाद चोरों ने गोली मारकर इस महिला की हत्या कर दी और हत्या के बाद से घर के कई सामान को लेकर चोर फरार हो गए। तो रोहतास में चोरों ने हत्या कर दी है। दरअसल चोरी की नियत से कुछ चोर एक घर में घुसते हैं और जब उस घर में एक महिला चोरी का विरोध करती है तो चोर उसे गोली मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं और फिर आराम से सामान लेकर वहां से चलते बनते हैं। और अगली खबर सिवान से है, जहां सिसवन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पीड़ित लड़की का इलाज जारी है। बताया यह जा रहा है कि लड़की एक निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी
कल वो देर शाम तक जब कोचिंग सेंटर से घर वापस नहीं आई तो परिवार वालों को उसकी चिंता हुई, और जब परिवार वालों ने कोचिंग सेंटर के संचालक से पूछा तो उन्होंने लड़की के घर जाने की बात कही, जिसके बाद परिजनों ने थाने में लड़की की गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के शौचालय से लड़की को बेहोशी की हालत में बरामद किया है। उसके बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद स्थानीय विधायक कर्णजीत सिंह पीड़ित को देखने पहुंचे। उसको कुछ लोग जबरन नशा वशा का दवा ववा दे होके, अभी तो ऐसे ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसे ही प्रतीत हो रहा है। और उसके साथ कुछ दुष्कर्म किया गया है, उसमें कुछ लोग पकड़ाए भी हैं, कुछ लोग का अरेस्टिंग हुआ है, कुछ लोग और इसमें है, जिनको प्रशासन खोज रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। जल संकट से उबरने के लिए भारत सरकार की तरफ से कई स्तर पर काम शुरू किया गया है। भारत सरकार के इन प्रयासों को सैकड़ों जल नायक आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी ताकत बन रहे हैं। घरों और दफ्तरों में बेहतर जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए उन्होंने नई तकनीकों का इजाद किया है। वे लोग करोड़ों लीटर पानी की बर्बादी को रोक रहे हैं और हमारी दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। रेतस जो हमने नाम लिया वो संस्कृत नाम है, जिसका मतलब है बारिश की एक बूंद। हमारी कंपनी वर्षा जल संचालन और वाटर कंजर्वेशन पे काम करती है पैन इंडिया बेसिस पे। हम 3 पार्टनर, मैं, प्रियंका और नीरज, हम लोग जाम में फंस गए। बारिश के कारण इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था कि इसका कोई मतलब नहीं था। बारिश में की वजह से जो पानी का स्तर है वो ऊपर की जगह नीचे जाता आ रहा है। तो हमने सोचा कि इससे ये डबल सॉल्यूशन होगा, जहाँ फ्लड को भी सॉल्व कर सकते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, जिसमें हमें एक्विफर के बारे में पता करना होता है कि कहाँ पे एक्विफर है, किस लेवल पे पानी आ रहा है, क्या क्या काम करना होता है, कहाँ पे पानी को हम रिचार्ज करें, और जो पानी की क्वालिटी है वो कैसी है कि हम रिचार्ज कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हम लोग ये पूरा सिस्टम करते हैं। अब जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने में पहले आरसीसी टैंक में बोल्डर, ग्रेवल, सैंड डालते थे, उसमें उसको क्लीन करना मुश्किल होता था। उसके लिए हमने ये रिसाइकिल पॉलीप्रोपिलीन का रेनमैक्स टैंक यूज़ किया है, जिसमें क्लीनिंग बहुत इजी है, और इसको हम रैप कर देते हैं नॉन वोवन क्लॉथ जियोटेक्सटाइल से, जिसके थ्रू खाली पानी पर्कुलेट होता है। हमने गांव वालों से मिले, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बारिश के टाइम में यहाँ पे फ्लड आ जाता है और गर्मी में हैंडपम्प भी काम नहीं करते। रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है पानी ना होने के कारण। हाल ही में हम लोगों ने एक तालाब गाजियाबाद में ख़त्म किया है, और जिसको हमने जो पूरा सीवर जाता था उसको सीवर को डाइवर्ट करके मेन नाले में पूरा एक तालाब बनाया है। पहले जहाँ अब तालाब है वहाँ पहले बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी, कूड़ा कबाड़ा बहुत कुछ था, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि लगता नहीं था कि वो तालाब है। लेकिन हाँ, अब खुदने के बाद वो तालाब प्रॉपर तालाब लग रहा है। और अब बात एक अच्छी खबर की। दानापुर के अनाथालय से इटली की दंपति ने 2 बच्चों को गोद लिया है। रोम की रहने वाली विदेशी दंपति गियाकोपेल्ली लूका और एक और महिला ने एक साथ 2 अनाथ बच्चों को अपना लिया है और इनकी परवरिश का जिम्मा लिया है। दोनों बच्चे अब विदेश में रहेंगे। अनाथ बच्चों को गोद लेकर विदेशी दंपति काफी खुश हैं। ये दोनों बच्चे 2016 में बख्तियारपुर जंक्शन पर मिले थे और तब से नारी गुजान की दत्तक संस्था में रह रहे थे। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।